तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का स्टार्टअप करेंगे, जो कि इसी चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स के साथ पैरेलल चलेगा। और 11th में जितने सारे चैप्टर हैं, मैं प्रयास करूंगा कि चैप्टर वाइज इस चैनल पे डालने के लिए। तो आज से हम लोग वेक्टर एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस में सदिश विश्लेषण क्या है। देखिए, सदिश विश्लेषण मैं 11 12 दोनों को मिला के बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 12th में भी यूज होता है और 11th में भी यूज होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे ने इस क्लास को मिस कर दिया तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन से। तो सबसे पहले हम आज के क्लासेस में मात्रक एवं मापन को देखेंगे और कल से हम लोग वेक्टर एनालिसिस देखेंगे। वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है, हमें टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर रूल्स क्या होते हैं, स्केलर रूल्स क्या होते हैं, और अदर पॉइंट्स में तमाम छोटी छोटी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का रेंज बहुत बड़ा ना हो, इस वजह से मैं वीडियो को कई भागों में डिवाइड करके आपके सामने रखूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन तो आपको दबाना ही दबाना है ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट से। देखिए, जब मैं बात यूनिट की करता हूं कि यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक की, तो मात्रक के डिफिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आप जो मात्रक को समझोगे वो अपने नाम के एग्जाम्पल से समझना है। आज के बाद से मात्रक आपके दिमाग से उतरने का कोई चांस है ही नहीं। मात्रक को इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि आज के बाद से मात्रक क्या होता है वो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ पहले बेसिक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर मात्रक को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर मात्रक को अगर आपको समझना है तो अपने नाम का एग्जाम्पल लीजिए। तो चलिए मैं अपने नाम का एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के बेस पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मात्रक क्या होता है। जैसा कि मेरा नाम अरविंद गोस्वामी है। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। आप मुझे बताइए कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो शायद अगर आपको कास्ट और कैटेगरी को लेके नॉलेज है तो ये मेरे नाम के पीछे का जो मैंने टाइटल लिखा गोस्वामी, इस गोस्वामी को देख के आप बताओगे कि सर या तो आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे या तो जनरल से बिलोंग करेंगे, राइट। इसी प्रकार अगर मैंने किसी का नाम ले लिया रोशनी सिंह, अब मैं पूछूं कि बताइए किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आप ये पीछे का जो टाइटल यहाँ पे लगाया गया है इस टाइटल को आप देख के बताएंगे कि ये या तो ओबीसी से बिलोंग करती हैं या तो जनरल से बिलोंग करती हैं, राइट। तो आपने देखा कि जो ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर टाइटल हम नहीं लिखेंगे तो शायद हम कैटेगरी को नहीं बता पाएंगे। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लिया मोहन। मैं पूछूं कि बताइए मोहन को, ये जो मैंने नाम लिखा है या मोहन को देख के बताइए कि मोहन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मोहन को ना तो देख के बताया जा सकता, ना तो मोहन के नाम से बताया जा सकता कि मोहन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर मोहन के पीछे अगर हमने टाइटल रख दिया लाइक दिस कि श्रीवास्तव मैंने रख दिया, तो अब जैसे मैंने श्रीवास्तव मैंने मोहन का टाइटल मैंने रखा, तुरंत आप कह देंगे ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। भाई क्यों? तो जिस प्रकार हमारे नाम के पीछे का टाइटल हमारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में ये जो मात्रक होता है
वो भौतिक राशि की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे हमारे नाम के पीछे का जो टाइटल हमारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में जो यूनिट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लूं, यहां पे मैंने बताया कि जो मात्रक है वो भौतिक राशि की कैटेगरी को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे दो वर्ड जो बहुत ही नए हैं, ठीक है। एक तो हम पहले ये देखेंगे कि अगर हम ये पता करेंगे भौतिक राशि होता क्या है, भौतिक राशि को अगर हम जान लें क्या होता है तो आप शायद समझ सकते हैं कि मात्रक जो होता है वो भौतिक राशि की कैटेगरी को व्यक्त करता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे दो वर्ड इसमें नए हैं, एक तो ये है कि भौतिक राशि क्या होता है, दूसरी कि भौतिक राशि में कैटेगरी क्या होता है। सामान्य लाइफ में कैटेगरी तो हमने देख लिया कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी कैटेगरी हैं हमारे जीवन में, ये कैटेगरी होती हैं सामान्य लाइफ में। तो फिजिक्स में कैटेगरी का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स में कैटेगरी का मतलब ये होता है कि देखिए फिजिक्स कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं कि 4 चैप्टर पढ़ के आप कहेंगे कि मैं पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, नहीं। फिजिक्स के ब्रांचेस काफी अलग अलग हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांच होता है, मतलब हम पहला नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ब्रांच हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, मेटाफिजिक्स हुआ, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, इटीसी, तमाम ऐसे चीज आते हैं। तो आपने देखा कि ये ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर टॉपिक होगा और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होगा। तो फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, तो मैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकता हूं। तो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मात्रक की हमें आवश्यकता होती है। हम मात्रक को देख के बताते हैं कि जो आपने भौतिक राशि लिखा है, जो आपने भौतिक राशि लिखा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 न्यूटन। अब बताइए किस भौतिक ये कौन सी भौतिक राशि है, तो आप ये मात्रक को देख के बताएंगे कि ये क्या बल है। अब मात्रक को देख के बताएंगे ये बल है, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये मैकेनिक्स से बिलोंग करता है। ओके, तो आपने देखा कि इस मैकेनिक्स को मेजरमेंट करने के लिए न्यूटन आ रहा, और न्यूटन को हम कहते हैं मात्रक और इसको हम कहते हैं भौतिक राशि। तो कितना इजी है, यानी इस भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और यह मात्रक हमेशा ये बताता है कि जो भौतिक राशि आपने लिखा वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग। मैंने बोल दिया कि लेंस की जो क्षमता है वो -7 डायोप्टर है, -7 डायोप्टर। तो ये देखिए ये आपकी भौतिक राशि हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। ये जो मैंने लिखा ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। अब ये यूनिट किसको मेजरमेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहा है। और ये यूनिट क्या बता रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपने रखा है या लिखा है वो एक्चुअल में ऑप्टिक्स से है। तो आपने देखा कि जो यूनिट है वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमारे नाम के पीछे का जो टाइटल होता है हमारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में जो यूनिट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यूनिट। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो यूनिट आपके हाथ में आ गया। तो यूनिट को समझना है तो आपके नाम के पीछे का टाइटल ही वही आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फिर एक बार बोल रहा हूं, यूनिट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि की कैटेगरी को व्यक्त करता है। जो आपने भौतिक राशियां लिखी हैं या लिख रखे हैं उस राशियों को बताने के लिए यूनिट आता है, ठीक है। और यूनिट ही बताता है कि जो राशि आपने लिखा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे न्यूटन मैंने लिखा
और न्यूटन बता रहा है कि मैकेनिक्स से है। यहाँ मैंने डायोप्टर लिखा और डायोप्टर बता रहा है ये ऑप्टिक्स से है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यूनिट की कैटेगरी में जाता है। तो यूनिट ऑलवेज मेजरमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी को मेजरमेंट करता है। जैसे हमारे नाम के पीछे का टाइटल हमारी कैटेगरी को मेजरमेंट करता है, वैसे ही यूनिट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी को मेजरमेंट करता है। अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि भौतिक राशि क्या होता है। क्लियर? कैटेगरी आपने देख लिया कि कैटेगरी क्या होता है। कैटेगरी को फिजिक्स में कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम लोग कैटेगरी हैं। भौतिक विज्ञान में भी कैटेगरी अलग है। मैकेनिक्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, ठीक है, मेटाफिजिक्स हुआ, क्वांटम फिजिक्स हुआ, न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, ठीक है। तमाम ऐसे फिजिकल कैटेगरी हैं जिसमें टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होगा, तो बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो किसी टोटल फिजिकल क्वांटिटी को एक कैटेगरी में डालना ये शायद गलत है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, कैटेगरी को क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे यूनिट को लाया गया है। तो यूनिट किसको मेजरमेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी को मेजरमेंट करता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से हम चीजों को समझेंगे। जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखिए जब मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, मैं पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मान लें कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैपिटल एक्स से शो ऑफ कर रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें दिखाना तो कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण गुणे मात्रक। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि तभी एग्जिस्ट करती है जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों का गुणन हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेना चाहूं, मैंने बोल दिया पहला, बल एक भौतिक राशि है, तो मैंने बोल दिया कि 10 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए बल एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि को हमने किससे दिखाया? कैपिटल एक्स से दिखाया। तो फिलहाल तो हम यहाँ पी क्यू से दिखा देते हैं। पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी, भौतिक राशि। यहाँ पे जो 10 आपको दिख रहा है, ये 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, यूनिट को कैपिटल यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम और न्यूटन क्या हो जाएगा? कैपिटल यू। तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाइज कर रहा है। सो ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट है, यानी ये बिल्कुल ट्रू है, यानी ये लिखने का तरीका सही है। दूसरा एग्जांपल मैं लूं, यहाँ पे मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू 7। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी तो लिख रखा है, मैग्नीट्यूड तो लिख रखा है, लेकिन क्या इसका यूनिट है? नहीं है। तो ये लिखने का गलत तरीका होगा। यानी अब मोटे मोटे तौर पर हम समझे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेटअप करने के लिए, लिखने के लिए यूनिट का होना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होना मस्ट है। अगर वो यूनिट नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि एक, अगर मनुष्य की जो फिजिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वो क्या क्या हो सकता है? 2 हाथ हो सकता है, 2 पैर हो सकता है, नाक है, आंख है, तमाम ऐसे चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। किसी का दोनों हाथ नहीं है तो भी इंसान कहलाएगा। किसी का दोनों पैर है, पैर नहीं है तो भी इंसान कहलाएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन ना हो तो शायद वो इंसान नहीं कहलाएगा। अगर किसी इंसान का मुंडी ना हो और रोड पे चल रहा है, घूम रहा है, तो क्या आप उसे इंसान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो किसी इंसान के कंप्लीट होने के लिए मुंडी का होना जितना आवश्यक है, उसी प्रकार इस भौतिक राशि को कंप्लीट करने के लिए मात्रक का होना आवश्यक है। तो हमारी ये जो मुंडी है, मुंडी के नीचे का जो पोर्शन है वो परिमाण है, परिणाम, मैग्नीट्यूड। अब मुंडी का ऊपर वाला जो पोर्शन, जो मुंडी है, वो मेरा मात्रक है। तो अगर मुंडी कट गया तो हम इंसान नहीं माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मात्रक छूट गया तो भौतिक राशि नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे 2 हाथ और 2 पैर नहीं है तो भी हम इंसान माने जाएंगे। अगर हम परिमाण को, मैग्नीट्यूड को नहीं लिख रहे हैं तो भी वो भौतिक राशि मानी जाएगी। लेकिन अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं
तो भौतिक राशि नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ऐसा ले लिया न्यूटन, तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड छिपा हो, और छिपा भी है, तो ये हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को नहीं भी लिख रहे हैं तो भी हमारा सही है। इन केस हम उसके जगह पे 1 मान के एज्यूम कर सकते हैं, हम मान लेंगे कि उसके जगह पे 1 है। लेकिन अगर हमने केवल ऐसे लिख दिया F = 7, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो हम न्यूटन नहीं लिख रहे हैं वो गलत है। तो न्यूटन मतलब मात्रक, मात्रक का होना मस्ट है। अगर मात्रक किसी फिजिकल क्वांटिटी में मात्रक नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी रॉन्ग मानी जाएगी। जैसे अगर ये मुंडी नहीं है ऊपर से, तो पूरा का पूरा इंसान ही क्या होगा, इंसान नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा इंसान जो रोड पे बिना मुंडी का दौड़ता हुआ चला है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि लोग गांव में रहेंगे उसे देखने के बाद। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर ना हो तो भी इंसान कहलाएगा, लेकिन अगर मुंडी ना हो तो हमें नहीं लगता कि वो इंसान कहलाएगा, और हम उस इंसान की कैटेगरी में कहेंगे। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, और आप लोग कहेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा वो इंसान है। ठीक है, तो जैसे हमारे मुंडी का होना आवश्यक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी में, भौतिक राशि में मात्रक का होना आवश्यक है। अगर मात्रक नहीं है तो हम भौतिक राशि नहीं मानेंगे। अगर परिमाण छूट गया, इनकेस नहीं है, तो उसके जगह पर हम 1 मान लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशंस में दिख रहा था कि यहाँ पे अगर हमने केवल न्यूटन लिखा तो उसके जगह हमने मान लिया कि 1 हिडन है। लेकिन अगर हमने न्यूटन ही नहीं लिखा तो बिल्कुल गलत है। तो भौतिक राशि बराबर परिमाण गुणे मात्रक, याद रखना, भौतिक राशि बराबर परिमाण गुणे मात्रक। इसको हम इक्वेशन में सेटिस्फाई दे रहे हैं। X = M × U, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी = मैग्नीट्यूड × यूनिट, जो कि फिजिकल क्वांटिटी होगा। देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट ही रहेगा। सिस्टम के बारे में आगे चर्चा करूंगा, सिस्टम क्या होता है। तो X = M × U होता है, जो कि कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हमने माना है X, और कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी कंप्लीट मानी जाती है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों साथ हो, और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M = कांस्टेंट को अगर हम C से दिखाएं तो C/U। मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, यानी परिमाण और मात्रक के बीच का संबंध क्या है। संबंध मतलब मैं यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बात कर रहा हूँ, समानुपाती के संबंध की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये ऊपर और ये नीचे है, ऊपर और नीचे का संबंध हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट को हम बढ़ा दें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा, और यूनिट को अगर हम घटा दें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रूल होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, मान लिया मार्केट गया, आप किसी दुकानदार से कहते हो भैया 1 किलो आलू दे दीजिए। आलू मतलब किलो, आपने केजी यूज किया तो मतलब वो द्रव्यमान को माप रहा है। किसको माप रहा है, मास को, द्रव्यमान को। फिर आप दूसरे जगह जा रहे हो, कह रहे हो नहीं भैया मुझे 1000 ग्राम आलू दे दीजिए। काफी स्मार्ट बनोगे, क्या होगा, यार देखो मैंने वहां पे केजी बोला, यहाँ पे ग्राम बोला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो यूनिट लिया है और यहाँ पे मैंने यूनिट लिया है, फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, फिजिकल क्वांटिटी वही है। पहले कंडीशन में भी मास ही है और दूसरे कंडीशन में भी मास है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होगा। कोई तीसरा कंडीशन भी ले लेंगे तो भी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका यूनिट हो रहा है और मैग्नीट्यूड हो रहा है। पहले कंडीशन में यूनिट क्या है, केजी है, दूसरे कंडीशन में यूनिट क्या है, ग्राम है। तो केजी हमेशा ग्राम से बड़ा होता है। क्लियर है, तो केजी के लिए जो यूनिट आया, जो मैग्नीट्यूड आया 1 आया है, और ग्राम के लिए जो मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना आ रहा, 1000 आ रहा। तो क्या हम 1 को 1000 से बड़ा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो ये कंडीशन अपोजिट हो गया, यानी जिसके लिए यूनिट बड़ा है उसके लिए मैग्नीट्यूड छोटा है, और जिसके लिए यूनिट छोटा है उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। तो इनवर्सल रिलेशनशिप हो ही रहा, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। इस मान लिया कि कोई छड़ है, रॉड है, जिसका लेंथ 1 = 1 मीटर है, यानी लेंथ को मेजरमेंट कर, डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। फिर क्या है, नहीं हम इसको ऐसे दिखाएंगे, लेंथ छड़ वही होगा, इसको हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। तो देखिए
जब ये मीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 1 का आ रहा है। जब ये मीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 है। जब इसका यूनिट सेंटीमीटर में हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है। मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, क्लियर है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड भी वही सीक्वेंस है, मैग्नीट्यूड का वही सीक्वेंस है? नहीं, मैग्नीट्यूड का सीक्वेंस बदल जा रहा है, अब मैग्नीट्यूड का सीक्वेंस उल्टा हो जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ जिसके लिए यूनिट बड़ा है, मतलब मात्रक बड़ा है, उसके लिए परिमाण क्या होगा, छोटा होगा। और जिसके लिए मात्रक छोटा होगा उसके लिए परिमाण क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा संबंध है, इनवर्सली संबंध है। तो इस चीज को हमें तैयार रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि यूनिट और मैग्नीट्यूड में कौन सा संबंध है, तो इनवर्सली रिलेशनशिप का संबंध है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर -1। इस पे देखिए प्लस, इस पे 1 का पावर है, जब ऊपर जाएगा तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे हो जाएगा। तो कभी इस फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो कभी इस एग्जाम में, इस फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये था यूनिट का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं। यानी मात्रक की प्रकार की बात करते हैं। तो इस पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं करना है। क्लास, ये मानते हुए मैं चल रहा हूँ कि क्लास 9th में या क्लास 10th में अपने मात्रक के प्रकार को बखूबी तरीके से पढ़ा होगा। तो यहाँ एक बार मैं बस क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ। पहला मात्रक का प्रकार क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक, जो कि होते हैं 7 प्रकार के। दूसरा, हम इसे डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा, सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम कहते हैं समपूरक मात्रक। चौथे को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, पीओ। पीओ मतलब प्रैक्टिकली यूनिट, जिसको हम कहते हैं प्रायोगिक मात्रक। तो इन चारों मात्रक के बारे में बखूबी तरीके से जानते होंगे, जो कि क्लास 9th का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे और इसे एक बार देख लेंगे। मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जिसको हम एसआई सिस्टम ही में, इसको हम कहते हैं यही एसआई सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करके आना है। ये एक तरह से आपका होमवर्क है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि इसे आप लोग पढ़ लेंगे और एक बार अपने नजरिए से देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था यूनिट का। तो यूनिट में हमने जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, वो बताने का प्रयास यही कर रहा था कि यूनिट का मतलब क्या होता है, नाम के साथ मैंने कैसे जोड़ा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखना है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस के दौरान मैं हमेशा इस प्रॉब्लम को मैं फेस करता हूँ बच्चों को, जो कि क्लास 12th में होते हैं और वो ऐसे लिखते हैं। जब भी न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का जब द एंड करते हैं, जब आंसर लिख देते हैं, जैसे सपोज करो फोर्स का कोई न्यूमेरिकल्स लगा रहा, तो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन सॉल्व करते आएंगे, अगर वो आंसर आ गया मान लो 100 आ गया तो लिख कैसे छोड़ देंगे। उनको ये नहीं पता कि फोर्स है, तो हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, तो अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो या तो उनको फोर्स का यूनिट पता नहीं है, या तो वो लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मुंडी को पूरा गायब कर देते हैं, बिना मुंडी का वो सब रोड पे घूमते हैं वो सब, ठीक है। तो मुंडी को बचा के रखना, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मुंडी का मतलब हम वहां पे यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट होना मस्ट है तो मस्ट है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज के क्लासेस के लिए बस इतना है।